Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Social Pharmacy Unit 6 Pharmacoeconomics Chapter number 1. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी और इसकी लास्ट यूनिट 6 यूनिट पर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में कि किस तरीके से फार्मेसीज जो रहती हैं वो इकोनॉमिक्स को बैलेंस करते हुए फंक्शन करती है। आपको याद होगा हमने जब स्कोप ऑफ फार्मेसी पढ़ा था तब हमने कहा था कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि वो क्या करता है, फार्माको इकोनॉमिक्स को मेंटेन करता है। यानी कि जैसे अगर कोई पर्सन है उसको क्वालिटी ऑफ मेडिसिन चाहिए, चाहे उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो कितना भी पे उसके लिए कर सकता है, तो उसको उस तरीके की मेडिकेशन देगा। जबकि कुछ केसेस में जैसे जो पुअर पर्सन होते हैं वो कॉस्टली मेडिकेशन नहीं ले सकते, तो उस केस में वहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव उनको दिया जा सकता है ताकि वो उनको हेल्थ बेनिफिट सेम ही प्रोवाइड कर सके और उनके लिए इतना कॉस्टली भी नहीं हो। तो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी इकोनॉमिक्स को मेंटेन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 6 अबाउट फार्माको इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखो कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हम कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ ड्रग थेरेपी टू हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। इट इज सब डिसिप्लिन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एनालिसिस है किसका, कॉस्ट ऑफ ड्रग, जो दवाई दी जा रही है, जो थेरेपीज दी जा रही हैं, उनका टोटल नेट कॉस्ट कितना लग रहा है किसके अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर और सोसाइटी के अंदर, कि किस अलग अलग सोसाइटीज के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो ड्रग की थेरेपी दी जा रही है उसका टोटल नेट कॉस्ट कितना आ रहा है, उसको एनालाइज करना क्या कहलाता है, फार्माको इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये देखो यहाँ डायग्राम से भी दिखाया जा रहा है कि इन पैसों से क्या आ रही है, ये दवाइयाँ आ रही हैं, तो इन मेडिकेशंस के पैसे लग रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी मिल रही दवाइयाँ। तो ये दवाइयाँ जो है कितनी कॉस्टली पड़ रही है, क्या सभी इनको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तरीके से ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी एक फार्मेसी के अंदर, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फार्माको इकोनॉमिक्स है ये हेल्थ इकोनॉमिक्स का एक सब डिसिप्लिन होता है, एक सब टाइप होता है, जहाँ पे a pharmacoeconomics study evaluates the cost expressed in monetary terms and affects the expressed in terms of monetary value, efficacy or enhance the quality of life or a pharmaceutical product. The pharmacoeconomics studies serves to guide the optimum healthcare resource allocation in a standardized and scientifically grounded manner. The pharmacoeconomics refers to the scientific discipline that compares the value of one pharmaceutical drug or drug therapy to another. क्या बोल रहे हैं कि फार्माको इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो क्या इवेलुएट करती है, वो इस बात को इवेलुएट करती हैं कि वो इस बात को पता लगाती हैं कि टोटल कितना कॉस्ट आपके लग रहा है उस मेडिकेशन के अंदर, उस थेरेपी के अंदर, कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कितना कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है और कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि जब आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आप लेते हो तो कितना आप पैसा दे रहे हो और उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या हमारा पैसा फालतू में जा रहा है। तो इसको कॉस्ट को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है और जो इफेक्ट है उसको उस मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, या हम कहेंगे कितनी एफिकेसी उस ड्रग की है या वो लाइफ की क्वालिटी को कितना इन्हांस करती है, कितना बेहतर बना रही है, उसके बेसिस पर इसको इवेलुएट किया जाता है कि भाई आप जितना पैसा लगा रहे हो उतना आपको हेल्थ को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज़ है वो ये बताती है, वो इस तरीके से गाइड करती हैं कि ऑप्टिमम हेल्थ केयर रिसोर्स अलोकेशन, किस तरीके से आप ऑप्टिमम लेवल के हेल्थ को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये पूरी तरीके से क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड मैनर के अंदर और साइंटिफिकली ग्राउंड मैनर के अंदर क्या किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है कि जितना इनको आप हेल्थ केयर रिसोर्सेज पर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उतना ही ऑप्टिमम इफेक्ट देखने को आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतना ही अच्छे से ही ऑप्टिममली सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो क्या करता है, कंपेयर करता है किसको, एक फार्मास्यूटिकल ड्रग को या एक ड्रग थेरेपी को दूसरी ड्रग थेरेपी के साथ क्या करता है, इवेलुएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फार्माको इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे फार्माको इकोनॉमिक्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है,
तो 6 मेजर रोल्स हैं फार्माको इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट है फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ न्यू ड्रग एंड रीफिक्सिंग द प्राइस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग। Second is the drug development and clinical trials. Third is the finalizing the drug formulary. Fourth is the introduction of new schemes and programs in hospital pharmacy and clinical pharmacy. Fifth is the including a drug in the medical insurance reimbursement schemes. Sixth is the creating data for the promotional material of medicine. 6 important रोल प्ले करता है फार्माको इकोनॉमिक्स। कैसे? फर्स्ट, फिक्सिंग द प्राइस, जो नई ड्रग्स हैं, ठीक है, नई ड्रग्स के प्राइस को फिक्स करता है और जो पुरानी एग्जिस्टिंग ड्रग है उसके प्राइस को रीफिक्स करता है, ठीक है। दूसरा है ड्रग्स के डेवलपमेंट पे काम करता है, ड्रग्स की क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करता है। नेक्स्ट है कि ड्रग की फॉर्मुलरी है उसको फाइनलाइज करता है। ड्रग फॉर्मुलरी एक अलग बुक है जिसके अंदर सारे ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, उनका डोज लिखा हुआ है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो उनका प्राइस लिखा हुआ है। तो ड्रग फॉर्मुलरी को फाइनलाइज करता है, नई नई स्कीम्स, नए नए प्रोग्राम्स को इंट्रोडक्शन करता है, उनको लाता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर और क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। और जो ड्रग्स हैं, ठीक है, या जो इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं उसके अंदर जो ड्रग, कौन कौन सी ड्रग्स उसके अंदर इंक्लूड है और कौन कौन सी नहीं है, उसको इंश्योर करता है। और जो भी मेडिसिन हैं उस मेडिसिन के जो प्रमोशनल मटेरियल है उनको, उनका डाटा क्रिएट करता है कि कितना प्रमोशनल मटेरियल इस मेडिसिन का तैयार किया गया है। तो इन सबको पता लगाता है फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या रोल प्ले करता है फार्मासिस्ट। सो इन द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम मोस्टली इन पेशेंट सर्विसेज आर कवर्ड, so it is necessary to stay for a day in the hospital to claim the insurance। जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसके अंदर जो इंश्योरेंस, उसके अंदर मोस्टली क्या होता है, जो इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ वो लोग कवर होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं, यानी कि इन पेशेंट सर्विसेज को कवर करता है। मतलब सिर्फ इन पेशेंट मतलब कि वो जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी को अपने हेल्थ का मतलब कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। मतलब कि उस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए उसको मिनिमम 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी होता है। दिस इंस्टेड ऑफ सेविंग कॉस्ट लीड्स टू कॉस्ट इन्फ्लामेशन। तो इस तरीके से ये पैसा बचाने की जगह क्या करता है, पैसे को इन्फ्लामेशन कर देता है, इन्फ्लेशन कर देता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कर देता है। मतलब कि पैसे तो पैसा आ रहा होता है लेकिन उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद आता है उस इंश्योरेंस का पैसा। सो इट इज नेसेसरी टू हैव सम मैकेनिज्म इन प्लेस वेयर बाई द इंश्योरेंस कैन स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम दैट कैन हेल्प इन द कॉस्ट कंटेनमेंट। तो इस तरीके से ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है कि इस तरीके की मैकेनिज्म तैयार की जाए जहाँ पे जो इंश्योरर्स है, मतलब जिनको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो सीधा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो मतलब हॉस्पिटल स्टाफ है या हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल है, उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हेल्थ कॉन्टिमेंट जो है, कोस्ट कॉन्टिमेंट, फटाफट से ही जो आर्थिक सहायता है वो उपलब्ध करा सकते हैं। सो देयर इज एन एडेड नीड फॉर द इंश्योरेंस सिस्टम दैट encourage a consumer to contain the cost that providing incentives as well as contain their health expenditures। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक ऐसे इंश्योरेंस सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे जो भी आपके कंज्यूमर हैं उनको इनकरेज किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो क्या करें, उनको जो कॉस्ट है, ठीक है, तो वो उसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करवा करके, उसमें इंसेंटिव दे करके, साथ ही उनके जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स है उनको वो कवर करे। मतलब कि एक ऐसा इंश्योरेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे कंज्यूमर को एक तो जो उसके खर्चे हुए हैं हेल्थ सिस्टम के ऊपर वो मिले, साथ में उसका इंसेंटिव भी मिले, ठीक है। सो इन केस ऑफ द मेंबर्स विद मल्टीपल कवरेजेस इट इज़ नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफर्स एंड लाइबिलिटी अचीव आर कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड। सो देयर आर अ नीड to be further expansion of insurance services other than the inpatient services and more focus should be placed on the preventive care and wellness program।
तो इन केस ऑफ मेंबर्स मतलब अलग अलग जो मल्टीपल कवरेजेस हैं उसके साथ में जो मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें ये नेसेसरली ज़रूरी है कि जो उनको बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं और जो लायबिलिटी वहाँ पे अचीव हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी। तो इस तरीके से वहाँ पे नीड है किसकी, वहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज के आगे एक्सपांशन होने की नीड है कि इस तरीके से इंश्योरेंस जो सर्विसेज है उनको एक्सपांड किया जाए, उनको फैलाया जाए, बड़ा किया जाए। और अदर देन द इन पेशेंट सर्विसेज, जिसके अंदर इन पेशेंट सर्विसेज के अलावा जो आउट पेशेंट पर्सन हैं उनकी भी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को वहाँ पे फुलफिल किया जाए। और इसको मोर फोकसली इसको ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, प्रिवेंशन केयर पर, कि लोग जो है बीमार ही ना पड़े, ट्रीटमेंट के लिए ना बल्कि प्रिवेंशन के लिए भी इंश्योरेंस हो। और वेलनेस प्रोग्राम्स के लिए भी, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइजिंग हो गया, जिम हो गया, तो इनके लिए भी जो वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी इंश्योरेंस हो। तो इस तरीके से इसके अंदर मल्टीपल कवरेज जो है वो जोड़े जाने चाहिए। तो इस तरीके से इसके अंदर वो अलग अलग ऑफर्स वहाँ पे अवेलेबल कराने चाहिए, अलग अलग लाइबिलिटीज वहाँ पे मिलनी चाहिए जो आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, रेगुलेटेड हो। और इस तरीके से जो इंश्योरेंस सर्विसेज है उनका जो एक्सपांशन है वो इन पेशेंट सर्विसेज तक ही लिमिटेड ना हो, बल्कि वो प्रिवेंटिव केयर और वेलनेस प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि दे आर फॉलोइंग टाइप्स इन बिलो, अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि फर्स्ट है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार का इंश्योरेंस, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, जिसमें जब कोई क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए उसका इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ खुद का इंश्योरेंस होगा। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज HMO, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपके अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें परिवार के सभी लोगों का इंश्योरेंस होगा। सो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योर्स योर एंटायर फैमिली अंडर अ सिंगल कवर। This health insurance plans for the family covers all the members of your family, including your spouse, kids, elders. Only one member of the family has to pay the premium and the entire family gets insured in the single premium. जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस होता है इसके अंदर वो सारी पॉलिसीज आती हैं जो आपके पूरे परिवार को सिक्योर कर देती है एक सिंगल कवर के अंदर। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है इसके अंदर परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं, मतलब कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके बड़े बूढ़े यानी कि आपके माता पिता, ये तक इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर सिर्फ परिवार के एक जो सदस्य होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसको प्रीमियम पे करना होगा और बाकी जो पूरा परिवार है वो एक सिंगल प्रीमियम से क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड हो जाएगा, उसका पूरे का ही इंश्योरेंस हो जाएगा। सेकेंड है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। द क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स इन सिक्योर द पर्सन बाय ऑफरिंग अ लंप some amount of money for the life-threatening diseases. At the time of buying the insurance, the chosen health problems are included, and if you get affected by any of the pre-selected conditions, you can claim your insurance. Below is the list of all critical diseases that are covered up in the clinical illness insurance, such as major organ transplant, kidney failure, paralysis, first heart attack, and cancer. ठीक है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो है वो प्लान है जो कि क्या इंश्योर करता है पर्सन को, कैसे, उसको एक लंप सम अमाउंट, उसको पैसे का एक बड़ा अमाउंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अंदर, जैसे कि कैंसर, HIV, ऐसी या जो खतरनाक बड़ी बीमारियां होती है ना, सिर की कोई, दिमाग की कोई बीमारी है, एक्सीडेंटल केसेस हो गए, तो जिसके अंदर बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए होता है, उसमें ये जो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होता है ये पर्सन को बहुत सारा पैसा एक ही टाइम पर देता है। तो उस टाइम पे इंश्योरेंस को बाई करना जो है वो द चूजन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड। तो इसके अंदर जब आप इंश्योरेंस को बाय करोगे तब उसमें चूज करना रहता है आपको कि कौन सी पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, और अगर आपने जो सेलेक्ट किया है कंडीशंस उनमें से अगर आप किसी से अफेक्ट होते हैं
तो आप अपना इंश्योरेंस वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है उन सभी क्रिटिकल डिजीज की जो आपके क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के अंदर आती है, जैसे कि आप कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ गया, किडनी फेलियर, आपकी किडनी फेल हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है ना, हार्ट अटैक आ जाता है फर्स्ट हार्ट अटैक के केस में और कैंसर के केस में। तो ये वो बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारा पैसा एक साथ चाहिए होता है, और अगर आपने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको उसमें काफी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो है आपके वो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन का हेल्थ इंश्योरेंस है ये। सो द सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस will cover you coverage for the cost of hospitalization and medicines, whether it arises from the health issues or any accident. It covers hospitalization expenses and post-treatment cost. On the top of this, some other benefits like the domiciliary hospitalization, psychiatric benefits are also being covered. Such type of health insurance in India provides coverage to the people who are 65 or above. So if you are planning to buy an insurance policy for your parents and grandparents, then this is the best insurance policy for you. थर्ड है आपके सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो है आपके सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये क्या देती है, ये आपको कवरेज देती है किसका, हॉस्पिटलाइजेशन का, कि हॉस्पिटल में जितना खर्चा लगेगा वो उन सब मेडिसिन का, दवाइयों का जो भी खर्चा लग रहा है, और इसके अलावा अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जितना भी खर्चा लगेगा, जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सपेंसेस लगेंगे और प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट लगेगी, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले भी अगर कोई खर्चा लगता है छोटी मोटी बीमारियों का, तो वो सब इसके अंदर आपके कवर हो जाएगा। तो ऑन टॉप ऑफ दिस इसके ऊपर कुछ इसमें बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि डोमिसाइलरी, ठीक है, डोमिसाइलरी मतलब रहने के लिए जगह, मतलब हॉस्पिटल के अंदर रहना, हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर रहना, सारी सुविधाएं मिलना, साइकाइट्रिक बेनिफिट्स, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। और ये जो टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस है ये इंडिया के अंदर उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जिनकी एज 65 ईयर है या उससे ज़्यादा है। तो अगर आप अपने माता पिता के लिए या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, अपने दादा दादी के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है, उस केस में सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। फोर्थ और लास्ट है आपकी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो एन इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज मेड फॉर अ सिंगल पर्सन. As the name suggests, it can be bought by a single individual. The individual who gets himself insured with this plan is compensated for the expense incurred for the illness and medical expenses. Such type of medical insurance cover all the hospitalization, surgical, pre and post medication expenditure till the insured limit is reached. ठीक है, तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर जो है ये एक सिंगल पर्सन के लिए होता है, और जैसा इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, ये एक अकेले पर्सन के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए जो है लाया गया है। इसके अंदर जो पर्सन इसका बेनिफिट उठा रहा है, जो इससे क्या कहते हैं उसको लाभान्वित हो रहा है, जो इससे इंश्योर हो रहा है, वो पर्सन होगा जो इस प्लान के अंदर क्या क्या कंपनसेशन उसको मिलेगा एक्सपेंसेस, है ना, किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी उसको हो जाती है, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा होता है, तो उसमें जितना भी खर्चा होगा उसके ट्रीटमेंट में, दवाइयों में, लाने ले जाने में, सारा जो एक्सपेंसेस, सारा जो खर्चा है वो उसको दिया जाएगा। तो इस टाइप का जो मेडिकल इंश्योरेंस प्लान होता है इसके अंदर सब आता है, हॉस्पिटलाइजेशन आता है, सर्जिकल जो सर्जरी अगर होती है तो उसमें जो भी खर्चा लग रहा है वो आता है, दवाइयों का खर्चा आता है, ठीक है, दवाइयाँ पहले जो दवाइयाँ मिलती है और ट्रीटमेंट के बाद में जो दवाइयाँ मिलती है, दोनों का खर्चा आता है, और तब तक आता है जब तक कि इंश्योरेंस की लिमिट नहीं पहुंच जाती, तब तक सारा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस वाले ही उठाते हैं। तो ये 4 टाइप का इंश्योरेंस है जो कि मेजरली किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन खरीद सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। लास्ट आता है हेल्थ मेंटेनेंस यानी कि HMO, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। H मतलब हेल्थ, M मतलब मेंटेनेंस, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ को मेंटेन करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोल रहे हैं, अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दैट यूजुअली लिमिट कवरेज टू केयर फ्रॉम द डॉक्टर्स हु आर फॉर और कॉन्ट्रैक्ट विद द HMO. It generally won't cover out of network care except in an emergency. The HMO may require you to live or work
in its service area to be eligible for the coverage. The HMO often provide integrated care and focus on the prevention and illness. ठीक है, तो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMO का क्या मतलब है? ये एक टाइप का क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि क्या करता है, डॉक्टर्स से एक लिमिट कवरेज जो है, एक लिमिट का कवरेज ये लेता है। ठीक है, और वर्क फॉर काम करता है, किसके थ्रू काम करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके साथ, HMO के साथ। यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो HMO के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसके अंदर एक लिमिट रेंज तक ये कवर करता है, ये HMO कवर करता है। ये जो है इसके अंदर जनरली आउट ऑफ नेटवर्क केयर नहीं आएगी, मतलब इमरजेंसी के अलावा कोई आउट ऑफ कवरेज केयर इसके अंदर नहीं आएगी। ये जो HMO है इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप जिंदा हो और किसी सर्विस एरिया के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, आप वर्किंग कंडीशन के अंदर हो तो आप इस कवरेज का फायदा उठा सकते हो। ये जो HMO है ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट केयर प्रोवाइड करता है, मतलब मिली जुली केयर प्रोवाइड करता है और फोकस करता है किस पर, बीमारी के होने से रोकने के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर और वेलनेस के ऊपर, यानी कि प्रॉपर अप टू डेट वेलनेस के ऊपर फोकस करता है। तो इस तरीके से जो HMO है वो इंटीग्रेटेड केयर और प्रिवेंशन और वेलनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में, HMO के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में, जहाँ हमने देखा कि कैसे एज एन फार्मासिस्ट हम इकोनॉमिकली बेटर सर्विसेज किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने कहा कि फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब है कि किस तरीके से हम अपना जो सिस्टम है उसको बनाएंगे। इसके अंदर डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस को हमने पढ़ा, जैसे कि फैमिली इंश्योरेंस, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस। और लास्ट में हमने बात करी HMO की, यानी कि हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट और साथ में ये सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपके सोशल फार्मेसी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी अनदर सब्जेक्ट के साथ। सो टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ जहाँ पे हम कुछ और कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। और अगर आपको इस सब्जेक्ट में भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या आपको लगता है कि किसी टॉपिक को और ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसको हमको यहाँ पे इन्फॉर्म कीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो इस सब्जेक्ट के साथ हम लेते हैं यहाँ पे अलविदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।